देखिए वाटर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर, and you know water is a very important natural resources that is needed for life, and without water life cannot be possible on the face of this earth. Students, what the writer says is that man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life. लेखक कहता है कि व्यक्ति ने कई युगों से जीवन के काल्पनिक अमृत की निरर्थक खोज की है। या इन वैन का मतलब है निरर्थक, इमेजनरी अलिजियर का मतलब होता है काल्पनिक अमृत। अमृत के बारे में आप सब जानते हैं। लेखक क्या कहता है अमृत के बारे में? द डिवाइन अमृता, वह देवीय अमृत, a draught of which was thought to confer immortality, जिसकी एक बूंद अमरता प्रदान करने वाली मानी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट अमृता, अबाउट एलिक्सियर? आप एलिक्सियर के बारे में क्या जानते हैं? आप अमृत के बारे में क्या जानते हैं? तो देखिए जवाब क्या होगा। एलिक्सियर और अमृता इज ए elixir or amrit is a divine amrit, a draught of which was thought to confer immortality, जो जीवन की immortality यानी कि अमरता को प्रदान करने वाली मानी जाती है। But the true elixir of life lies near to our hands, लेकिन जीवन का सच्चा अमृत हमारे हाथों के समीप ही रहता है। जीवन का सच्चा अमृत हमारे हाथों के समीप ही है। हाथों के समीप का मतलब इतनी सी दूरी पर है कि अपन हाथ को आगे बढ़ाएं तो वो अमृत हमारे हाथ में हो सकता है। तो देखिए जीवन का सच्चा अमृत के बारे में लेखक क्या कहता है, फॉर इट्स द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, ये जो जीवन का सच्चा अमृत है ये समस्त तरल पदार्थों में सबसे सामान्य पदार्थ है, प्लेन वाटर, और इसको सादा पानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सादा पानी कहते हैं। Students, first question that is asked in your board examination generally, basically और regularly, यानी कि नियमित रूप से अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पुटअप होने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? What is the true elixir of life and why? आपके जीवन का सच्चा अमृत क्या है और क्यों है? जीवन का सच्चा अमृत क्या है और क्यों है? तो जवाब होगा plain water is the true elixir of life because no physical activities without it can be possible on the face of the earth। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें, the commonest of all liquids plain water, अंडरलाइन कर लें जिससे हमें पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt। लेखक कहता है कि मेरे को वो सीमा रेखा याद आती है, मेरे को वो सीमा रेखा याद आती है। कौन सी सीमा रेखा? वह सीमा रेखा जो लीबियान के डेजर्ट को मिस्र की नील नदी घाटी से अलग करती है। या सेपरेट्स का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना। लीबियन डेजर्ट का मतलब है लीबिया का रेगिस्तान, और वैली ऑफ द नील का मतलब है नील नदी घाटी। वैली ऑफ द नील का मतलब है नील नदी घाटी। देखिए यहां से दो क्वेश्चन पुटअप होंगे बेटा, यहां से दो क्वेश्चन पुटअप होंगे। एक क्वेश्चन तो ये होगा व्हाट डू यू नो अबाउट द लीबियन डेजर्ट, एक क्वेश्चन तो क्या होगा व्हाट डू यू नो अबाउट द लीबियन डेजर्ट, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट डू यू नो अबाउट द वैली ऑफ द नील, आप वैली ऑफ द नील के बारे में क्या जानते हैं? वैली ऑफ द नील के बारे में क्या जानते हैं? और एक तीसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीबियन डेजर्ट एंड वैली ऑफ द नील, यानी कि लीबियन डेजर्ट और वैली ऑफ द नील के बीच में क्या अंतर है, एंड व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिफरेंस, और इस अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए सबसे पहले लेखक लीबियन डेजर्ट की बात करता है और क्या कहता है, ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड। लेखक कहता है कि वो सीमा रेखा, वह सीमा रेखा जिसके एक तरफ तो मिट्टी से लहलहाता हुआ समुद्र था। लेखक कहता है मेरे को वो सीमा एक रेखा याद है जो लीबियन डेजर्ट को वैली ऑफ द नील से अलग करती है,
नील की मिस्र की नील नदी घाटी से अलग करती है? लेखक कहता है वो सीमा रेखा जिसके एक तरफ क्या था, मिट्टी से लहलहाता हुआ समुद्र था, यानी कि पूरा का पूरा जो एरिया था वो लीबियन डेजर्ट है, मिट्टी से लहलहाता हुआ समुद्र था, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई पत्ती या कोई हरियाली का चिन्ह नजर नहीं आता था। विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, सिंगल एकमात्र भी। ध्यान रखिएगा, लेखक कहता है लीबियन डेजर्ट के बारे में क्या कहता है, लीबियन डेजर्ट इज द एरिया ऑफ बिलोविंग सैंड, लीबियन डेजर्ट इज द एरिया ऑफ of a sea of belonging sand without a speck of green or single living thing where visible anywhere visible on it, जिस पर कोई हरियाली की पत्ती तक दिखाई नहीं देती, यानी कि विदाउट ग्रीनरी, द होल एरिया इज विदाउट ग्रीनरी। on the other side lay one of the greenest, most fertile and densely populated area। लेखक कहता है दूसरी तरफ क्या है, नील नदी घाटी है, और नील नदी घाटी के एरिया के बारे में लेखक क्या कहता है, ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जबकि दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल सबसे ज्यादा उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, यदि पृथ्वी पर कहीं पर भी मिलता है। लेखक कहता है जिस सीमा रेखा की बात करता है उसके एक तरफ लीबिया का रेगिस्तान, दूसरी तरफ नील नदी घाटी। तो लीबिया के रेगिस्तान की तरफ के लिए लेखक कहता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र वो क्षेत्र है, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि मानो कोई लहलाती मिट्टी का समुद्र हो, और ऐसा समुद्र जिस पर हरियाली की कोई पत्ती तक दिखाई नहीं देती है, मतलब हरियाली का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ वैली ऑफ द नील के बारे में लेखक क्या कहता है, वैली ऑफ द नील के बारे में लेखक कहता है तो मोस्ट ग्रीनरी वाला क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट, सबसे ज्यादा हरियाली का क्षेत्र, मोस्ट फर्टाइल सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और घनी आबादी वाला क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, यदि पृथ्वी पर कहीं पाया जाता है, तो वो क्या है, वो वैली ऑफ द नील है, वो वैली ऑफ द नील है, नील नदी घाटी है। और नील नदी घाटी के बारे में लेखक एक बात और कहता है, टिमरिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जीवन और वनस्पति से भरा पूरा है, जो जीवन और वनस्पति से भरा हुआ है। What made this wonderful difference? Students, you have understood, you have known what is the difference between the Libyan desert and Valley of the Nile. Libyan desert and Valley of the Nile दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक क्षेत्र जो बिल्कुल मिट्टी से लहलाता हुआ समुद्र के जैसे दिखाई देता है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई हरियाली का चिन्ह तक नजर नहीं आता, और दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा हरा भरा, सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा घना आबादी का क्षेत्र यदि पृथ्वी पर कहीं पाया जाता है तो वो क्या है, वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट। तो वो क्षेत्र मिस्र की नील नदी घाटी का क्षेत्र है। ऑन वन साइड वॉज, अच्छा ये हो गया। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, इस आश्चर्यजनक अंतर को बनाया किसने, आखिर ये अंतर बना किससे? एक सीमा रेखा के एक तरफ इतनी हरियाली, एक तरफ कुछ नहीं है, आखिर ये अंतर किसके कारण है? इट इज द वाटर ऑफ द रिवर। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिफरेंस? द मेन कॉज ऑफ दिस डिफरेंस इज द वाटर ऑफ द वैली ऑफ द वाटर ऑफ द नील रिवर, जो नील नदी है उस नील नदी के पानी के कारण ऐसा है। अब एक क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या बनेगा? ये तीनों लाइन ऊपर वाली आप अंडरलाइन कर लेंगे, लीबियन डेजर्ट से शुरू करके, लीबियन डेजर्ट से शुरू करके, और जो नीचे आया है टिम्बरिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन,
टिमरिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन तक को आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जिनके जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हाट डू यू नो अबाउट लीबियन डेजर्ट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट वैली ऑफ द नील। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। और चौथा क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं मैं, व्हाट डू यू नो अबाउट नील द रिवर। आप नील नदी घाटी के बारे में क्या जानते हैं? सॉरी, आप नील नदी के बारे में क्या जानते हैं? रिवर द नील। तो देखिए, रिवर द नील के बारे में लेखक क्या कहता है। रिवर द नील क्या है? फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज। मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य सागर, और सोर्सेज का मतलब होता है उद्गम स्थल, जहां से नदी शुरू होती है। उद्गम स्थल का मतलब जहां से नदी निकलती है, शुरू होती है। लेखक कहता है नील नदी के बारे में क्या कहता है, डाउन फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। लेखक कहता है अपने उद्गम स्थल से शुरू होकर 2000 मील की दूरी तक बहकर और भूमध्य सागर में गिरने वाली जो नदी है वो नील नदी है। यानी कि नील नदी कहां से शुरू होती है? इट्स सोर्सेज, अपने उद्गम स्थल से, और अपने उद्गम स्थल से बहना शुरू करके 2000 मील की दूरी तक बहकर और अंत में कहां जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। तो 2000 मील की दूरी करने वाली जो नदी है वह नदी है हमारी कौन सी? वह नदी है हमारी कौन सी नदी है? द नील, रिवर द नील, नील नदी है। Geologists tell us that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself. भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये जो नील नदी घाटी की मिट्टी है, नील नदी के मिट्टी का जो निर्माण है, जितनी भी जो उपजाऊ मिट्टी है, इस मिट्टी का निर्माण इस नदी ने स्वयं ने किया है। इस मिट्टी का निर्माण इस नदी ने स्वयं ने किया है। कैसे किया है? ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट। देखिए, फाइनेस्ट सिल्ट का मतलब होता है सबसे अच्छी लोद, एक चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा चिकनापन होता है, वह मिट्टी जिसमें बड़े बड़े थोड़े कण होते हैं मिट्टी के, उसको उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो ये क्या करती है? ब्रोड डाउन द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर। ये अपने पानी के बहाव में अच्छी मिट्टी को बहाकर लाती है, अच्छे लोद को बहाकर लाती है, अच्छी मिट्टी के लुगदे को बहाकर लाती है। कहां से बहाकर लाती है? फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया, अबिसिनिया के ऊपरी मैदानों से बहाकर लाती है। फ्रॉम द रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और दूर दराज का जो अफ्रीका का क्षेत्र है वहां से बहाकर लाती है। एंड लेट डाउन थ्रू द एजेस इन द थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी। और कई युगों से इस प्रकार से अबिसिनिया के क्षेत्र से मिट्टी को बहा कर लाकर, और इसके साथ साथ बाकी के जो रिमोट सुदूर का जो क्षेत्र है, सुदूर के जो क्षेत्र हैं सेंट्रल अफ्रीका के, मध्य अफ्रीका के, वहां से मिट्टी को बहा कर लाकर और अपना जो बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र में ये कई युगों से उसको वहां जमाती रहती है, कई युगों से वहां उसको बिछाती रहती है। देखिए, नील नदी घाटी का जो एरिया है, जो उपजाऊ एरिया है, जो अपन ये कहें एक प्रकार से अपन ये कहें कि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र नील नदी ने बनाया कैसे? तो नील नदी के द्वारा, खुद के द्वारा निर्माण किया गया क्षेत्र है। कैसे किया? अबिसिनिया के ऊपरी मैदानों से अच्छी मिट्टी बहाकर लाई अपने पानी में, और जो मध्य एशिया का जो सुदूर का क्षेत्र है, उस सुदूर के क्षेत्र से अच्छी मिट्टी बहाकर लाई, और अपना जो बहाव क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में मिट्टी मतलब नदी बहकर निकलती है, उस क्षेत्र के अंदर उसने इस पूरी की पूरी मिट्टी को क्या कर दिया है? जमा दिया है। नील फ्लोज द सी, यानी कि वह पूरा का पूरा क्षेत्र जिसमें से बहकर नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में इसने क्या कर दिया है? इसने इस मिट्टी को जमा दिया है। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर। मिस्र का निर्माण वास्तव में देखा जाए तो इस नदी के द्वारा ही किया गया है। देखिए, मिस्र का निर्माण नदी ने कैसे किया? मिस्र क्या है? एक देश है, एक सभ्यता है लोगों की,
और लोगों की सभ्यता का विकास कहाँ होता है? जहां पानी उपस्थित हो। तो नील नदी घाटी के किनारे बसा हुआ जो मिस्र है, एक प्रकार से कहा जाए तो उसका पूरा का पूरा निर्माण किसने किया है? इस नदी ने किया है। राकेश जी एडमिट करना। इट्स एंसाइंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड, देखिए मिस्र को कैसे बनाया इसने, फिर से ध्यान रखना। इट्स एंसाइंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स। इसकी जो प्राचीन सभ्यता थी, उस प्राचीन सभ्यता को इसने विकसित किया। एंड सस्टेन का मतलब होता है उसको जीवित रखा, उसको जीवित रखा। इस वाटर, द लाइफ गिविंग वाटर विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफॉलिंग रेगुलरिटी। लेखक कहता है कि मिस्र के किनारे पहले सभ्यता बसी और उस सभ्यता को बसने के लिए इस पानी ने प्रेरित किया। इसके बाद इसी नील नदी के जीवन देने वाले पानी ने उस सभ्यता को वहां सस्टेन रखा, जीवित रखा। कौन सी नील नदी के पानी ने? जो वर्ष दर वर्ष बिना किसी असफलता के, बिना फेल हुए निरंतर बहती रहती है। यदि ये नदी निरंतर नहीं बहती, 2 साल के लिए रुक जाती, 4 साल के लिए रुक जाती और उस क्षेत्र में यदि पानी की कमी हो जाती तो क्या होता? मिस्र की जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता बढ़ नहीं पाती, विकास नहीं कर पाती, सस्टेन नहीं रह पाती। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing. लेखक कहता है I give this example and could give many others to emphasize. इस बात पर जोर देने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। किस बात पर जोर देने के लिए? अब मैं बताने जा रहा हूं। इस बात पर जोर देने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है और भी बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। क्या? That this common substance which we take for granted in our everyday life, कि ये एक सामान्य सा पदार्थ जिसे आप पानी कहते हैं, ये सामान्य सा पदार्थ जिसे आप पानी कहते हैं, जिसको आप रोजाना के जीवन में उपयोग लेते हैं, life is the most potent and the most wonderful thing on the face of the earth. ये सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ पदार्थ है। यानी ये पानी वो पानी है जो जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है संभावनाओं से भरा हुआ। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, और हमारे इस पृथ्वी के धरातल के ऊपर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, यहां ऑन द फेस ऑफ अर्थ का मतलब है पृथ्वी का धरातल। फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी का धरातल। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ द बेस्ट सिग्निफिकेंस। इस पानी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ये जो पानी नामक पदार्थ है, जिसको लेखक जीवन का सच्चा अमृत मानता है, इसके लिए लेखक क्या कहता है कि इस पानी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है? शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। पृथ्वी के जो आकार है, पृथ्वी को आकार देने का काम किया है। पृथ्वी को आकार देने का काम किया है, पृथ्वी के इतिहास को दिशा देने का काम किया है। एंड continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet। और हमारे इस प्लेनेट की सरफेस के ऊपर, हमारे इस प्लेनेट की सतह पर आज भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नीचे वाले कई बार क्या होता है चैप्टर में जब क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप ये मत मानिए कि वो 4 लाइन में जो चीज थी अपन वही क्वेश्चन का आंसर होगा और अपन उसी को आंसर मानेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए, कहीं से भी बीच बीच में चैप्टर से यदि उससे कनेक्टेड कोई चीज मिलती है आपको तो आप उसको उस आंसर में कनेक्ट कीजिए। देखिए लेखक क्या कहता है, देयर इज नथिंग विच एड सो मच सो द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर। लेखक कहता है कंट्री साइड का मतलब है देहाती क्षेत्र, ग्रामीण, रूरल क्षेत्र जिसे अपन कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका। लेखक कहता है ग्रामीण क्षेत्र को सुंदर बनाने में या ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता में 4 चांद लगाने में भी पानी का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो पानी है
ये ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को भी बढ़ाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, हाउ डज द वाटर एड द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, कि जो पानी है वह कंट्री साइड की ब्यूटी को कैसे बढ़ाता है, कंट्री साइड की जो ब्यूटी है, ग्रामीण क्षेत्र का जो सौंदर्य है उसका विकास कैसे करता है। तो देखिए क्या कहता है लेखन, Feed just a little stream trickling over the rock। लेखक कहता है चाहे से चट्टानों से बहने वाला कोई स्ट्रीम ट्रिकलिंग का मतलब होता है झरना, चाहे से कोई झरना हो जो चट्टानों से निकलकर बहने वाला, चाहे से कोई झरना हो, और लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड वेयर द कैटल फिंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, या रास्ते के किनारे बना हुआ कोई तालाब हो जिसके किनारे मवेशी अपनी प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, या फिर बरसात के पानी से भरे हुए तालाब हो, दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत के अंदर ये आम चीजें हैं। क्या इस प्रकार के जगह जगह तालाब दक्षिणी भारत में आम बात है। Alas, often so sadly neglected in their maintenance, are a cheering sight when they are full। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों ने इनके मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। स्टूडेंट्स, लेखक कहता है जब ये तालाब पानी के भरे हुए होते हैं तो बहुत ही चीयरिंग साइट प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बहुत ही खुशी का दृश्य महसूस होता है। अब देखिए लेखक कौन कौन सी चीजें बता रहा है, मतलब जो पानी है वो ग्रामीण क्षेत्र की सौंदर्य में क्या क्या काम करता है। तो लेखक कहता है नंबर 1, इट मे बी द स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, यानी चाहे से पहाड़ियों से गुजरने वाला या बहने वाला कोई झरना हो, या फिर किसी रास्ते के किनारे पानी का तालाब जहां मवेशी किसी शाम को अपनी प्यास बुझा रहे हो यानी पानी पी रहे हो, या फिर बरसात के पानी से भरने वाले वो बड़े बड़े तालाब जो बरसात के पानी से भरे रहते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य को बनाते हैं। ये सब की सब चीजें कौन बनाता है? पानी बनाता है। इज इट पॉसिबल विदाउट वाटर? क्या बिना पानी के ये संभव है? I can say it's not possible without water, because everything depends on water. Then how can it be? How can it be imagined without water? पानी के बिना तो इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। लेखक कहता है they are of course shallow, but this is less evident since the water is silt laden and throws the light back। लेखक कहता है कि ये बरसात के पानी से भरे हुए तालाब चाहे से छोटे हों, चाहे से क्या हो, छोटे हों, या सेलो का मतलब होता है कम गहरे, छिछले जिसे अपन कहते हैं, माना कि वो चाहे कम गहरे हो उनमें चाहे 1 फीट 2 फीट ही पानी हो, लेकिन वो कोई महत्व नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब पानी सिल्ट लेडन होता है, जब पानी मटमेला होता है, पानी में मिट्टी मिली हुई होती है, तो वो सूर्य की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, और ऐसी स्थिति में उस पानी का उस तालाब का पेंदा आपको दिखाई नहीं देता है। तो अपन क्या होता है कि जैसे बड़ा तालाब होता है, गहरा तालाब होता है तो उसका इंपोर्टेंस ज्यादा होता है, कम गहरा तालाब होता है तो उसका इंपोर्टेंस कम होता है। लेकिन लेखक कहता है कि तालाब यदि कम गहरा भी है तब भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी का पेंदा तो तब दिखेगा ना जब पानी में मिट्टी नहीं होगी। यदि पानी मटमेला है, सिल्ट लेडन है, पानी में मिट्टी मिली हुई है, तो वो सूर्य की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, और ऐसे में उसकी गहराई का हमें पता ही नहीं चलता। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, इसलिए उस तालाब का पेंदा दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। लेखक कहता है कि दक्षिणी भारतीय कृषि में भी इन तालाबों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम। मैसूर के अंदर जितने ज्यादा बड़े तालाब होंगे उतने ही ज्यादा, जितने बड़े तालाब होंगे उतने ही ज्यादा चावल उसमें उगाया जा सकता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज।
इनमें से कुछ तालाब तो आश्चर्यजनक रूप से इतने बड़े होते हैं, इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और स्ट्रेट ओवर वन ऑफ देम। और यदि कोई बहुत बड़ा तालाब है तो उस बहुत बड़े तालाब के एक तरफ से जब सूर्य उदय होता हुआ सीन या सूर्य अस्त होता हुआ दृश्य आप देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई पानी का बहुत बड़ा तालाब है और आप उसके एक किनारे खड़े हैं, दूसरे किनारे से सन राइजिंग होता हुआ आपको दिखाई देता है, तो वो पानी का जो दृश्य है, पानी का जो कलर है, वो भी हल्का हल्का सा सुनहरी हो जाता है। शाम को सूर्यास्त होता है तो पानी का रंग लाल लाल सा दिखाई देता है और लेखक कहता है कि ये बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। और ये दृश्य किसके कारण बनता है? पानी के कारण बनता है। वाटर इज ए लैंडस्केप may be compared to the eyes in a human face। लेखक कहता है कि धरती के ऊपर पानी की तुलना मनुष्य की आंखों से की जाती है। देखिए, धरती पर जो पानी है उसकी पानी की तुलना लेखक मनुष्य की आंखों से करता है। क्यों? इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति खुशी होता है तो उसकी खुशी आंखों से झलकती है, व्यक्ति दुखी होता है तो उसका दुख आंखें बता देती है, आंखें बयां कर देती है। ठीक इसी प्रकार से लेखक कहता है, क्या कहता है? लेखक कहता है कि जमीन के ऊपर जो पानी होता है वो समय का मूड बताता है। आपने देखा होगा जब सूर्य चमकता है तो पानी के अंदर चमक दिखाई देती है, और जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो पानी भी कैसा दिखाई देता है? हल्का हल्का उसकी चमक जो होती है वो कम हो जाती है। उसकी चमक कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए द वाटर इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन आईज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। पानी को धरती के इस सतह के ऊपर मनुष्य की आंखों से तुलना की जाती है, बिकॉज इट discloses the mood of time as the eyes discloses the mood of a person। जिस प्रकार से आंखें एक व्यक्ति के मूड को बयां करती है, उसी प्रकार से जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर जो पानी होता है वो समय का जो मूड होता है उस समय के मूड को डिस्क्लोज करता है, समय के मूड को बयां करता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। आज का जो चैप्टर है कंप्लीट है, टाइम मीटिंग कंप्लीट होने वाली है। आगे का जो चैप्टर होगा उसको अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए 4 क्वेश्चन हैं जो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप एक बार इनको उतार लीजिए और ये क्वेश्चन आप करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज द ट्रू एलिक्सियर of life and why? What is the true elixir of life and why? Question number 2, what do you, जल्दी उतारना बेटा, what do you know about Libyan desert? About Libyan desert. Question number 3, what do you know about Valley of the Nile? Valley of Nile। एक इस चीज को क्वेश्चन नंबर 4, what do you know about Nile the river? Question number 5, how does water add beauty to the countryside?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। हैव यू डन, हैव यू डन स्टूडेंट? मेरे को नहीं मिल रही भाई। हैव यू डन, मिली नहीं। Okay students, now anybody else who want to ask a question?